हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर निकिता, फिजियोथेरेपिस्ट। अगर कोई जॉइंट अपनी जगह से हिल जाता है तो क्या होता है, सबलक्सेशन और डिसलोकेशन में डिफरेंस क्या होता है और इसका मेन फिजियोथेरेपी रोल क्या होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, सबलक्सेशन एंड डिसलोकेशन के बारे में। मैं आपको बताती हूँ कि सबलक्सेशन और डिसलोकेशन की डेफिनेशन क्या होती है और इसको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ डीप में। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी सबलक्सेशन का मतलब क्या होता है और डेफिनेशन। सबलक्सेशन मतलब कि पार्शियल डिसलोकेशन, शॉर्ट में याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि डेफिनेशन क्या होती है सबलक्सेशन की। सबलक्सेशन इज अ partial loss of joint congruity where articular surface are not completely separated। मतलब कि सबलक्सेशन का मतलब है कि जॉइंट का आधा डिस्प्लेस हो जाना, जिसमें बोन्स अपनी नॉर्मल पोजीशन से थोड़ी हट जाती है लेकिन कांटेक्ट कंप्लीटली लॉस नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं सबलक्सेशन। एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें बताऊं, स्ट्रोक के जो पेशेंट है उनमें हो सकता है या फिर शोल्डर सबलक्सेशन हो जाता है। आई होप सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ, अभी तो मैंने सबलक्सेशन का बताया, अब मैं आपको बताती हूँ कि डिसलोकेशन क्या होता है। ठीक है, डिसलोकेशन का मतलब लक्सेशन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन बताती हूँ आपको मैं। इट इज अ कंडीशन इन विच देयर इज अ कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकुलर सरफेस रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ जॉइंट कांटेक्ट। मतलब कि डिसलोकेशन में जॉइंट की बोन कंप्लीटली अपनी जगह से निकल जाती है और उनका कांटेक्ट टोटली खत्म हो जाता है। इसमें नहीं होता है कंप्लीट सेपरेट, इसमें हो जाता है। तो दोनों में ये चीज़ का डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कॉजेज के बारे में। तो कॉजेज क्या क्या हो सकता है? ट्रॉमा, फॉल हो गया हो या फिर एक्सीडेंट। ठीक, दूसरा कोई स्पोर्ट्स इंजरी, खेलते समय चोट लग गई हो उसकी वजह से। कंजेनाइटल भी हो जाता है, बर्थ डिफेक्ट। ठीक है, और लिगामेंट लेग्जिटी भी हो जाता है, या फिर मसल वीकनेस की वजह से भी हो जाता है। और ये जनरली किन में होता है? जो न्यूरोलॉजिकल पेशेंट होते हैं, स्पेशली इन न्यूरो पेशेंट, क्योंकि उनकी मसल वीकनेस होती है। हो सकता है वो पेशेंट जो है वो काफ़ी लंबे समय से बेड रिडन रहा हो, स्ट्रोक कर रहा हो, तो इस वजह से मसल वीकनेस हो जाती है। तो कौन से पेशेंट में देखने को मिलेगी? न्यूरो पेशेंट में देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके साइन एंड सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं। साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है, जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं पहले वो बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि पेन, तो उसमें क्या होगा? पेन कब कब होता है? जब सीवियर डिसलोकेशन होगा जॉइंट का। ठीक है, या फिर माइल्ड टू मॉडरेट सबलक्सेशन होगा। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा बात कर लेते हैं स्वेलिंग की, जो कि किस वजह से हो जाती है? ड्यू टू इन्फ्लामेशन और सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुई हो। ठीक है, ये दो रीज़न हो सकते हैं। तीसरा डिफॉर्मिटी। ठीक है, डिफॉर्मिटी में क्या होता है? मोर ऑब्वियस इन डिसलोकेशन। ठीक है, दूसरा स्लाइट इन सबलक्सेशन, ये हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है? लॉस ऑफ फंक्शन, तो इसमें क्या हो जाता है? मूवमेंट का रिस्ट्रिक्शन, तो इसमें जो पेशेंट है वो जॉइंट को मूव नहीं कर पाता है। लास्ट टेंडरनेस प्रेजेंट हो जाती है, तो अगर पेशेंट के जॉइंट पे हम टच करते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा पेन फील होता है, वो टच भी करने नहीं देता है। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो कि दोनों में बहुत कॉमन पाए जाते हैं। ठीक है, अब बताते हैं कुछ स्पेसिफिक साइन
जो कि डिसलोकेशन में मिलते हैं, जब डिसलोकेशन हो जाता है जॉइंट का। पहला विजिबल डिफॉर्मिटी, ठीक है, उसमें स्टेप डिफॉर्मिटी शो होती है, ठीक है। दूसरा लिम्ब शॉर्टनिंग हो जाती है, ठीक है, और एबनॉर्मल पोजीशन भी देखने को मिलती है, ठीक है। तीसरा कंप्लीट लॉस हो जाता है मूवमेंट का जॉइंट के, ठीक। फोर्थ क्या होता है, मसल स्पाज्म आ जाता है, ठीक। फिफ्थ जो है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि न्यूरोवस्कुलर सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि नमनेस या फिर टिंगलिंग, जिसको हिंदी में सुन्नपन और झंझनाहट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डायग्नोसिस की, कि इसका डायग्नोसिस क्या होता है। जब पेशेंट आपके पास आएगा तो आप कैसे डायग्नोस करोगे। पहला क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। दूसरा एक्सरे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, करवाना ही है, पेशेंट आपके पास आ रहा है ऐसी कंडीशन में तो। तीसरा एमआरआई करवाते हैं, किस लिए, ये चेक करने के लिए कि कहीं पेशेंट को सॉफ्ट टिश्यू इंजरी तो नहीं हुई है, ठीक है, ये चीज़ चेक करने के लिए होते हैं। तो अब बात करेंगे उसके बाद हम मैनेजमेंट पार्ट के बारे में। इसमें दो होते हैं, एक होता है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, ठीक है, जिसको हम नॉन सर्जिकल भी बोलते हैं। तो अब बात कर लेते हैं पहले इसके बारे में। इसमें क्या है, कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं। पहला रिडक्शन, जिसको हम क्लोज रिडक्शन भी बोलते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जॉइंट को मैन्युअली वापस करेक्ट करते हैं, करेक्ट पोजीशन पर लेके आते हैं, ठीक है। और ये हमें किससे कराना होता है, जो कि ट्रेन डॉक्टर्स होते हैं, जो ये चीज़ करने में एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। ऐवे ही किसी से ट्राई नहीं कराना होता है, ठीक है, या खुद से ट्राई नहीं करना होता है, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। दूसरा इमोबिलाइजेशन, इसमें क्या होता है, इमोबिलाइजेशन में हमें स्लिंग का यूज़ करना होता है, या फिर स्प्लिंट लगानी होती है, या फिर कास्ट लगाना होता है कुछ टाइम के लिए। इसका ड्यूरेशन क्या होता है, जो टाइम मैं आपको बता रही हूँ, इसका ड्यूरेशन होता है यूज़ करने का 2 to 6 वीक्स का, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि कौन से जॉइंट पे लगा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कौन से जॉइंट पे क्या कहता है आपका डिसलोकेशन हुआ है, सबलक्सेशन हुआ है, उसके बिहाफ पे हम स्लाइंग या फिर स्प्लिंट या कास्ट लगाते हैं, और ड्यूरेशन भी उसी के हिसाब से अकॉर्डिंग पे डिपेंड करती है कि कौन सा जॉइंट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड पार्ट के बारे में, जो कि फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट होता है, जिसमें इसके अंदर कुछ फेजेस होते हैं। तो पहला फेज जो होता है, इसमें आपका एक्यूट फेज आता है, जो कि पेन रिलीफ होता है, ठीक। इसमें हम रेस्ट करने के लिए बोलेंगे, आइस थेरेपी के लिए बोलेंगे पेशेंट को, और अगर पेन बहुत ज़्यादा है तो टेंस थेरेपी के लिए बोलेंगे, जो कि पेन रिलीफ में हेल्प करेगा पेशेंट को। और चौथा जेंटल पोजीशनिंग के लिए बोलेंगे पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फेज सेकंड की, जो कि मोबिलिटी फेज होता है। इसमें पैसिव आरओएम एक्सरसाइजेस करवाते हैं, एक्टिव असिस्टेड आरओएम करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फेज नंबर 3। इसमें हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाएंगे। इसके अंदर हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज चलेंगी। उसके बाद रेजिस्टेंस ट्रेनिंग देंगे पेशेंट को। अब बात करते हैं फेज
4 के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम पेशेंट को फंक्शनल ट्रेनिंग कराते हैं, जिसके अंदर हम एडल ट्रेनिंग कराएंगे, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक रिहैबिलिटेशन कराएंगे पेशेंट को, ठीक है, ये सब चीज़ें कराते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, अभी तो मैंने आपको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट नॉन सर्जिकल के बारे में पूरे 4 फेजेस के बारे में एक्सप्लेन किया, तो अब बात करेंगे उसके दूसरे पार्ट के बारे में, जो कि ऑपरेटिव मैनेजमेंट है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ इंडिकेशंस होते हैं जो हमें ध्यान रखने हैं कि कब सर्जरी चाहिए। तो उसमें पहला क्या है, रिकरेंट डिसलोकेशन या फिर फेल्ड क्लोज्ड रिडक्शन या फिर एसोसिएटेड फ्रैक्चर या फिर कोई लिगामेंट टियर हुआ है या फिर न्यूरोवास्कुलर इंजरी है, ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, ठीक। उसके बाद आ जाता है टाइप ऑफ सर्जरी, कि कौन सा टाइप की सर्जरी है इसमें, टाइप ऑफ सर्जरी। तो उसमें हम कौन सी करा सकते हैं, ओपन रिडक्शन, दूसरा अरिथ्रोस्कोपिक रिपेयर करा सकते हैं, तीसरा लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। तो पोस्ट सर्जिकल क्या कहते हैं, फिजियोथेरेपी क्या रहेगी, सर्जिकल फिजियोथेरेपी, इसके अंदर हम इमोबिलाइजेशन करवा सकते हैं, दूसरा ग्रेजुअल आरओएम करवाएंगे, तीसरा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाएंगे, ठीक है, और चौथा फंक्शनल रिहैब करवाएंगे, ठीक। इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती हैं। कॉम्प्लिकेशंस में हम ध्यान रखेंगे कि कोई जॉइंट स्टिफनेस तो नहीं है, ठीक, मसल वीकनेस तो नहीं है, कोई नर्व इंजरी तो नहीं हुई, या फिर लंबे समय से ऑस्टियो आर्थराइटिस तो नहीं था पेशेंट को, ठीक है। इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।